नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, 1 अप्रैल 2026 से सरकार एक नया नियम लेकर आई है और इस नए नियम के तहत अगर अब आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और बैंक द्वारा आपको सालाना ब्याज दिया जाता है तो उस ब्याज पर कटे हुए टीडीएस के लिए अब आपको 12 लाख की छूट जो है वो नहीं देगी। यानी कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर है जिनको ये 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो आपको ब्याज देती है। ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो अब आप 12 लाख की छूट उसमें नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपका टीडीएस कटता है तो 12 लाख की छूट किनको नहीं मिलेगी, किनको मिलेगी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट, पहले तो ये समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर कितना ब्याज अब 1 अप्रैल 2026 से आप पर कटने वाला है। सरकार द्वारा नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया है जिसके तहत अब जो सेक्शन में है वो बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा कौन से सेक्शन के अंदर और कितना टीडीएस आपका काटने वाली है। दूसरा हम ये जानेंगे कि यहाँ पर आपको जो लिमिट दी गई है 12 लाख की, वो आप पर कब अप्लीकेबल होगी, कब अप्लीकेबल नहीं होगी टीडीएस के केस में। तीसरा हम ये जानेंगे कौन सा नया फॉर्म यहाँ पर जारी किया गया है। अगर अब आप टीडीएस को बेनिफिट लेना चाहते हैं, टीडीएस सेव करना चाहते हैं तो सरकार ने फॉर्म में भी बदलाव कर दिया है और इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो हमने बनाया भी है, फॉर्म में क्या क्या चेंजेस है। लेकिन एग्जाम्पल के साथ अब आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप ये फॉर्म कब कब जमा कर सकते हैं, कब जमा नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म आपको तभी जमा करना है जब आपको टीडीएस बचाना है। अगर जिन लोगों का टीडीएस कट चुका है, जो टीडीएस नहीं बचाना चाहते, उन लोगों के लिए फॉर्म सरकार ने नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म के अंदर चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ फॉर्म की वापस से एक बार बारीकियां समझी जाएगी, क्या क्या नए अपडेट इस फॉर्म के अंदर किए हैं, कौन सा ये फॉर्म आपके लिए होने वाला है। 1 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा ये नया फॉर्म आपको देना जरूरी है और इस नए फॉर्म की जानकारी आपको होना जरूरी है। दोस्तों आज स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट करती है। अच्छा, इसमें सेक्शन पुराने एक्ट के हिसाब से अगर देखें तो 194A हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने इस सेक्शन को चेंज करके सेक्शन 393 कर दिया है जिसके अंदर टेबल नंबर 5 के अंदर आपका ये सेक्शन दिया गया है। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है, क्या इसमें लिमिट है, कितनी रेट ऑफ टीडीएस आपको लगने वाली है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देंगे। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट आपके लिए दी गई है, कितना रेट ऑफ टीडीएस यहां पर आपका काटा जाएगा, आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो सेक्शन 393 टेबल नंबर 5 है जिसके अंदर साफ कहा गया है जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है, अगर ये आपको ब्याज देती है, ध्यान रखिएगा, अगर इनमें आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो भी फिक्स डिपॉजिट आप करवाएंगे एक लिमिट से ऊपर जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस पर यहां पर इन बैंकों पर यहां पर अनिवार्य है कि उन्हें टीडीएस काटना है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, कितना टीडीएस कौन कब कैसे काटेगा, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक, हर एक बैंक की बात कर रहे हैं यहां पर, हर पर बैंक यहां पर आपका टीडीएस काटेगी जिसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट भी यहां पर सरकार ने दी है। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है तो सरकार ने यहां पर जो आपके लिए लिमिट दी गई है वो है 50,000 की। ये 50,000 की लिमिट जो थी बजट 2025 के अंदर सरकार ने इसको बदला था। इससे पहले 40,000 की लिमिट थी, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद भी आपके लिए ये 50,000 की रहेगी क्योंकि इसमें बजट 2026 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ यहां पर दूसरी जो लिमिट रहेगी वो होगी हमारी सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए फायदा ज्यादा है, डबल है। तो यहां पर सरकार ने यहां पर आपके लिए 1 लाख का बेनिफिट रखा हुआ है। तो 1 लाख तक कोई भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक आपका टीडीएस
नहीं डिडक्ट कर सकती। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपया है और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपया है। अच्छा, इतना अगर ब्याज आपको दिया जा रहा है पूरे साल में तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट अब 1 अप्रैल से सेक्शन 393 टेबल नंबर 5 के तहत नहीं डिडक्ट किया जाएगा। अच्छा, टीडीएस रेट क्या है? तो हमारी टीडीएस जो रेट है वो है 10%। मान लीजिए अगर आपको 1.5 लाख का ब्याज दिया जा रहा है पूरे साल में, तो 10% के हिसाब से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका 15,000 डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया जाएगा। बाकी का यहां पर 1,35,000 रुपया जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, 15,000 वापस अगर आपको लेना है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और रिटर्न फाइल करने के बाद सरकार जब रिटर्न प्रोसेस करती है तो उस रिटर्न का आपको फिर रिफंड दिया जाता है। तो यहां पर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो आप अगर टीडीएस कटवा लेते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो ये तो हमारी रह गई थ्रेशोल्ड लिमिट। इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर अगर आपका चला जाता है ब्याज तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर किसी ने 5 लाख की एफडी करवाई है पूरे साल में और 7% का ब्याज मिल रहा है तो यहां पर आपको 35,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन भी क्यों ना है, 35,000 तक के ब्याज पर आपको कोई भी टीडीएस जो है वो बैंक नहीं काटेगी। अच्छा, ये 35,000 की लिमिट सभी बैंकों के लिए नहीं है, ये हर एक बैंक के लिए रहेगी। तो हर एक बैंक में, जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में खाता है, तो हर एक बैंक के लिए यहां पर 50,000 की लिमिट है। 35,000 क्योंकि एग्जांपल में लिया हुआ है तो 50,000 से कम है तो आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर बैंक के अंदर 10 ब्रांच है, वहां पर अगर आपने एफडी करवा दी तो उस केस में हर एक ब्रांच का नहीं माना जाएगा, सभी क्यूमुलेटिव ब्रांच का देखा जाएगा। टोटल अगर 50,000 से ज्यादा होगा एक बैंक की सभी ब्रांचों को तो आपका टीडीएस काटा जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपका 7,80,000 तक का यहां पर फिक्स डिपॉजिट है और पूरे साल में आपको ब्याज जो मिल रहा है वो 6.4% के हिसाब से मिल रहा है, आपने 2 साल की 3 साल की एफडी करवाई है, तो इस केस में यहां पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 50,000 तक। तो 50,000 तक भी अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन इश्यू कब आ जाएगा? अगर आपने मान लीजिए 8 लाख की एफडी करवा दी है 7% की रेट पे, तो इसमें आपको 56,000 का ब्याज मिल जाता है। अच्छा, नॉन सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं 56,000 का, तो 56,000 का यानी यहां पर 6,000 ज्यादा हो रहा है और इस वजह से सिर्फ 6,000 पर नहीं कटेगा, यहां पर पूरे 56,000 पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि भाई 50,000 से ऊपर होगा 6,000 पे, उस पे टीडीएस काट लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 56,000 पे 5600 काट के बाकी का आपका 50,400 रुपया जो है वो आपके खाते में दिया जाए। ये 5600 रुपया जो है वो आपके सरकार को चले जाएंगे, फिर आपको आईटीआर फाइल करके रिफंड उसको लेना होगा। तो ये तो हमने बात कर ली नॉन सीनियर सिटीजन के। और सीनियर सिटीजन के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपको ब्याज आ रहा है पूरे साल में, एग्जांपल के तौर पे मान के चलते आपको 1,20,000 का ब्याज आ रहा है, तो 1 लाख से ऊपर हुआ तो यहां पर आपको जो है 12,000 रुपया जो है टीडीएस काटा जाएगा 10% के रेट के हिसाब से, और बाकी का यहां पर 1,08,000 रुपया जो है वो आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ यहां पर टीडीएस की जो है वो कैलकुलेशन बैंक द्वारा करा जाता है। कुछ चीज समझने की जरूरत है, यहां पर बैंक, पर पोस्ट ऑफिस या फिर यहां पर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो यहां पर देखा जाता है। ये जो लिमिट मैंने बताई है आपके लिए 50,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 1 लाख रुपया सीनियर सिटीजन के लिए, ये हर एक बैंक के लिए रहेगी। अच्छा, अगर बैंकों की जितनी भी ब्रांचेस है तो ब्रांचों को एक माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आईसीआईसीआई बैंक की 10 स्टेट में 10 ब्रांच है तो सभी को एक माना जाएगा, सबके लिए आपके लिए यहां पर 50,000 की लिमिट रहेगी। अच्छा, ये लिमिट जो है वो पूरे साल में आपको दी जाती है, फाइनेंशियल ईयर में, जो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका कभी भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो उस केस में यहां पर सेक्शन जो लागू अब होगा 1 अप्रैल के बाद 393 के अंदर टेबल नंबर 5 में, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो ये ध्यान रखिएगा सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस की कोई अन्य स्कीम में, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एमआईएस स्कीम है, ऐसी स्कीमों में अगर आप निवेश करते हैं या फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो वहां पर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या सेक्शन था, कितनी लिमिट थी, रेट कितना था। आइए अब समझते हैं 12 लाख का क्या मतलब है, 12 लाख का बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा, 12 लाख की लिमिट क्या है। सबसे पहले 12 लाख की लिमिट समझेंगे, बाद में देखेंगे कि 12 लाख का फायदा किनको यहां पर नहीं मिलने वाला है। तो आपको अगर 12 लाख का फायदा लेना है तो इस बार 1 अप्रैल 2026 की जब आप आईटीआर भरेंगे, यानी कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल करेंगे और उसमें अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का फायदा लेते हैं यानी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तभी यह फायदा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरकार ने बजट 2025 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम जो रखी है वही 12 लाख का फायदा आपको फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपके बजट 2026 के अंदर कंटिन्यू किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में वही आपको न्यू रिजीम दी जाएगी। आइए इसकी टैक्स स्लैब देख लेते हैं। हम यहां पर मान के चल रहे हैं आप ओल्ड रिजीम नहीं ऑप्ट कर रहे, आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए अलग स्लैब है, जिसके लिए ध्यान रखिएगा अगर ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख के लिए आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स यहां पर आपको रिबेट मिल जाता है। 5 लाख से ऊपर अगर 10 लाख के अंदर है तो 20% का टैक्स लगता है और 10 लाख से ऊपर होगा तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख होगा, बाकी की स्लैब आपकी सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको चाहे सीनियर सिटीजन हो नॉन सीनियर सिटीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख का फायदा सभी को इक्वली दिया जाता है। अच्छा, यहां पर 4-4 लाख का गैप जो है वो रहता रहेगा आपके टैक्स स्लैब में, जैसे कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 लाख से 8 लाख पर 5% लगेगा, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 के अंदर अगर आप किए तो 25% और 24 लाख से ऊपर अगर गई आपकी इनकम तो उस केस में 30%। यहां पर रिबेट 87A पुराना जो सेक्शन था जो अब चेंज होकर 155 हो गया है, तो हमें कौन सा याद रखना है सेक्शन रिबेट के लिए? 87A नहीं यानी 155 सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो नॉन सीनियर सिटीजन हो, आपको फायदा मिलता है। यहां पर अगर आप रेसिडेंट है इंडिविजुअल है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 12 लाख का फायदा चाहे सीनियर सिटीजन हो बिलो यानी 60 से कम हो या 60 से ज्यादा हो, सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से ज्यादा है, 60 से कम है नॉन सीनियर सिटीजन, तो सबको 12 लाख का फायदा तो मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट में यहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 लाख तक का फायदा कैसे मिलता है, तो हमने आपको स्लैब बताई थी 4 लाख तक नील रहता है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% यानी 4 लाख पर 5% का टैक्स लगेगा, तो 20,000 रुपए का टैक्स आपका ये हो जाता है। फिर 8 लाख से 12 लाख तक की बात करें तो वहां पर आपको 10% यानी 40,000 का, तो टोटल ये 60,000 का जो टैक्स है वो आपका माफ होता है। ध्यान रखिएगा ये जो टैक्स रेट है ये आपको यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था फॉर्म नंबर 121 अब जारी कर दिया सरकार ने, फॉर्म 15G 15H जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब ये जो नया फॉर्म आया है फॉर्म 121। अब इस फॉर्म 121 में सीनियर सिटीजन को तो 12 लाख का फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो नॉन सीनियर सिटीजन है अगर उनका फिक्स डिपॉजिट है, टीडीएस अगर कटने वाला है, इंटरेस्ट उन्हें 50,000 से ज्यादा है तो उन्हें 12 लाख का फायदा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा? तो उन्हें उनकी इनकम पर सिर्फ 4 लाख का ही फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख के अंदर है तो ही आप यहां पर अब जो नया फॉर्म है हमारा, पहले फॉर्म 15G था, अब आपका हो गया फॉर्म नंबर 121। ये फॉर्म नंबर 121 ही आपको भरना है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो नॉन सीनियर सिटीजन हो, लेकिन लिमिट दोनों के लिए अलग रहेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो रिबेट 87A का फायदा मिलेगा, यानी आपकी 12 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए, तो उस केस में आप फॉर्म 121 जमा कर सकते हैं और टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म किसके लिए ये भी तो समझिए। 15G पहले नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता था, 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता था। ये फॉर्म आप बैंक में जाकर जमा करते थे, पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करते थे, जहां पर आपका टीडीएस नहीं काटा जाता था। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम है इनकम और आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो ये फायदा बेनिफिट आपको मिलता था। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो सरकार ने अब बंद कर दिए। 1 अप्रैल के बाद 121 फॉर्म नंबर जो है वो आपके लिए जारी है, जिसके लिए नॉन सीनियर सिटीजन है तो सिर्फ 4 लाख की बेनिफिट आपको मिलेगी। आपको रिबेट 87A का फायदा ना मिलते हुए यानी 155 का फायदा ना मिलते हुए अब आपको सिर्फ यहां पर 4 लाख का फायदा मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस बचाना है तो सिर्फ 4 लाख का फायदा आपको मिलेगा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको यहां पर पूरा 12 लाख का फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है तो टेंशन न लीजिए, आप ये फॉर्म जाकर अप्रैल महीने में ही जमा कर दीजिए, आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये फॉर्म कब आप जमा करेंगे? जब आपकी 50,000 या फिर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तभी आप ये जमा करें, उससे कम है तो ना करें, क्योंकि बैंक उससे कम आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट
करता। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको 12 लाख का फायदा जो नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 साल से कम है, उनको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 4 लाख का फायदा मिलेगा। कई लोगों ने हमसे सवाल किया था कि सर यहां पर तो सभी को रिबेट अलाउड होगा, रिबेट सब अलाउड होगा, टैक्स लायबिलिटी के लिए अलाउड होगा, लेकिन टीडीएस का कैलकुलेशन अगर करना है फॉर फॉर्म 121 जो है हमारा, यानी फॉर्म 15G जो था, उसके लिए लिमिट तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम हुई तो आप ये 121 फॉर्म जो है वो जमा नहीं कर पाएंगे, आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और रिफंड फिर क्लेम करना पड़ेगा। इसमें कुछ और जानकारी आपको और दे देते हैं, जैसे कि ये जो बैंक है वो टीडीएस कार्ड को सरकार को जमा कर देगी, तो पूरा 1 साल आपका लग जाता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, हर 4 क्वार्टर के अंदर आपका जो है वो टीडीएस काटा जाता है, यानी साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर में आपका जो रिटर्न है वो बैंक द्वारा भरा जाता है और सरकार को जमा किया जाता है। लेकिन जो टैक्स है वो हर महीने जाता है, हर महीने की नेक्स्ट महीने की 7 तारीख को पिछले महीने का जो टैक्स होगा, यानी जो टीडीएस काटा है, वो सरकार को जमा कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा अप्रैल महीने में ही यहां पर जो है ये फॉर्म जमा कर दें। अब सरकार यहां पर जब आपका रिटर्न प्रोसेस करती है तो ध्यान रखिएगा, रिटर्न जो है वो आपका अगले साल जाता है। आईटीआर को लेकर 2 डेटें दी गई है, एक तो है आपकी 31 जुलाई 2027 26-27 के लिए, और दूसरी है 31 अगस्त। 31 अगस्त उन लोगों के लिए जो बिजनेस प्रोफेशन से है, जिनको नॉन ऑडिट करवाते हैं, यानी ऑडिट नहीं करवाते, उन लोगों के लिए ये डेट दी गई है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, ब्याज की इनकम आ रही है, तो आपके लिए 31 जुलाई रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, सरकार रिटर्न भरवाने की ये डेट है, अगर एक्सटेंड करती है तो और भी एक्सटेंड हो सकता है डेट, क्योंकि सरकार ने पिछले साल जो है वो एक्सटेंड करी है, सितंबर 16 तक डेट एक्सटेंड करी गई है। अगर एक्सटेंड होती है तो उस केस में और थोड़ा डिले होगा। फिर आईटीआर प्रोसेस करने में तो सरकार ने इस बार बहुत ही ज्यादा डिले कर दिया, फरवरी महीना आ चुका है, मार्च महीना आ चुका है, अभी भी कई सारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो यानी पूरा का पूरा साल एक्स्ट्रा एक और ले लिया। तो बैंक ने तो एक पूरा साल ले लिया, फिर दूसरा साल तो गवर्नमेंट ने ले लिया, यानी टोटल आपके 2 साल जो है वो यहां पर रुक जाते हैं, जहां पर आपका जो पैसा है, ब्याज का ही पैसा जो टीडीएस काटा जाता है, सरकार को जमा किया जाता है, वही तो आप ले रहे हैं, आपका ही तो ब्याज है। तो इस ब्याज को लेने के लिए आपको 2 साल के समय के लिए रुकना पड़ता है, जिसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो फॉर्म 15G 15H, यानी कि अब आपका फॉर्म 121, ये आप जमा करें बैंक में अप्रैल महीने में, ताकि ये 2 साल का जो प्रोसेस है ये आपको इससे गुजरना ना पड़े। अच्छा, सरकार लेट करती है तो उसमें ब्याज भी आपको देती है, ऐसा नहीं है कि आपको ब्याज नहीं देगी। यहां पर सरकार ने जो ब्याज दिया, सेक्शन 244A पहले हुआ करता था, अब ये नया सेक्शन है 437, इसके अंदर आपको 6% सालाना के तौर पर और 0.5% पर मंथ का ब्याज दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ब्याज आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म, यानी टैक्स ईयर जो अब है वो खत्म होने के बाद, यानी कि 1 अप्रैल 2027 के बाद आप जब रिटर्न भरते, यानी 31 जुलाई तक रिटर्न भरते, अगर बिफोर द ड्यू डेट अगर आपने रिटर्न भर दी और मान लीजिए आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हुई दिसंबर महीने में, तो यहां पर 9 महीने का ब्याज जो है वो आपको दिया जाएगा। यानी दिसंबर महीने में अगर आपका रिफंड आ गया, आपने आईटीआर प्रॉपर टाइम पर भरी हुई है, 31 जुलाई 31 अगस्त से पहले तो उस केस में 9 महीने का ब्याज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई 31 अगस्त के बाद आईटीआर भरी है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, सरकार यहां पर फिर आपको डीले रिफंड इंटरेस्ट देने वाली है। अगर आपने मान लीजिए सितंबर महीने में भरा है, तो उस केस में सितंबर के एंड महीने में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर 3 महीने का ब्याज मिलेगा, 9 महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बिफोर द ड्यू डेट आपको आईटीआर फाइल करनी है, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज दिया जा रहा है वो ज्यादा महीने का मिले, ना कि कम महीने का। तौर पर देखते हैं, अगर आपको पूरे साल में जो रिफंड दिया जा रहा है 30,000 रुपए का, 9 महीने के लिए 0.5%, तो इसमें आपको 1350 रुपए का ब्याज दिया जाता है। अगर किसी ने लेट आईटीआर फाइल करी है, तो उसी 30,000 पर 0.5% 3 महीने के हिसाब से सिर्फ 450 रुपए का ब्याज आपको दिया जाएगा। तो यहां पर आप दे सकते हैं 900 रुपए का ब्याज जो है वो आपको कम मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आईटीआर जो है वो प्रॉपर आप टाइमली फाइल करें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से कम है, तो उस केस में यहां पर आपके लिए जो फॉर्म होगा 121 नंबर, ये फॉर्म आपको जमा करना है। ये फॉर्म हम कब जमा करते हैं? जब हमें टीडीएस कटने से बचना है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म जो है वो 15G से अब चेंज होकर 121 हो चुका है, और ये स्टार्टिंग अप्रैल महीने में आप जमा कर दें। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। 4 लाख की आपके लिए लिमिट होगी, 12 लाख की लिमिट यहां पर आपके लिए नहीं दी गई है।
है। आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ध्यान रखिएगा इसका कैलकुलेशन जो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, 4 लाख तक की इनकम तक देख रहा है। अच्छा, ये जो 4 लाख की इनकम है ये आपकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी भी आ गई, आपकी रेंट इनकम भी आ गई, आपका कैपिटल गेन आ गया, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है, ब्याज की इनकम है, तो ये सभी टोटल इनकम मिलाकर अगर आपका कोई डिडक्शन है, ओल्ड रिजिम में कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं जैसे एटीसी, एटीयू। अब जो नए सेक्शन है चैप्टर 8A के जो 123 से लेकर 137 तक है। पुराना कौन सा सेक्शन हुआ करता था? चैप्टर 6A। अच्छा, हम यहाँ पर नया सेक्शन पुराना सेक्शन दोनों आपको बताएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। तो चैप्टर 6A के एटीसी, एटीयू थे, अब चेंज होकर हो गए चैप्टर 8 के आपके 123 से लेकर 137 वाले सेक्शन। अच्छा, इन सेक्शन के अंदर जैसे न्यू रिजिम में 3 ही सेक्शन आपको अलाउ होते हैं, एटीसीसी-डी सबसेक्शन 2 जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है तो 14% ऑफ सैलरी आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप एक सैलरी पर्सन है। एटीसीसी-एच अगर आप यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो 100% एग्जम्पशन आपको मिलता है सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये स्कीम है जिसमें आप जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या है 80JJA के अंदर, जिसके अंदर एडिशनल एम्प्लॉय के लिए फायदा मिलता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर जो है कोई डिडक्शन एग्जम्पशन ले लेते हैं तो उस केस में ये डिडक्शन एग्जम्पशन का फायदा आपको मिलेगा 4 लाख के लिए। तो आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी, सैलरी, रेंट, कैपिटल गेन, ये जो इनकम है माइनस यहाँ पर डिडक्शन कर लीजिएगा। डिडक्शन के बाद जो इनकम निकल कर आएगी वो 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 4 लाख से ज्यादा हुई तो उस केस में आपको एग्जम्पशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आप ये फॉर्म 121 जो है वो नहीं भर पाएंगे। वैसे सीनियर सिटीजन के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, रिबेट 87 है तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो आपकी 12 लाख तक की इनकम होगी और टैक्स लायबिलिटी दोनों ही केस में नील होनी चाहिए, तो उस केस में आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी जो है वो 3 लाख की है और यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट आ रहा है 70,000 रुपया, सेविंग का ब्याज आ रहा है 30,000 रुपया, तो यहाँ पर टोटल कुल इनकम आपकी हो गई 4 लाख रुपया। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका मिल जाता है 75,000 रुपया, तो आपकी हो गई 325। तो क्या आप यहाँ पर फॉर्म 121 भर सकते हैं? अगर आप बिलो 60 है, यस आप भर सकते हैं, 4 लाख से कम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर किसी की सैलरी 5 लाख रुपया है और यहाँ पर 70,000 का ब्याज एफडी से आ रहा है, सेविंग का ब्याज 30,000 रुपया, टोटल आपका है 5,25,000 रुपया। अच्छा, ये 5,25,000 जो है वो 4 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ पर आपको 121 फॉर्म जो है वो जमा नहीं करने दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपकी 4 लाख से ज्यादा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम नहीं क्रॉस होनी चाहिए। अच्छा, कोई सीनियर सिटीजन है तो 6 लाख की पेंशन है, बैंक इंटरेस्ट है 2 लाख का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग है 50,000 का, टोटल आपका हो गया 8.5 लाख रुपए। 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, 7,75,000 रुपए ये हो गया। अच्छा, ये 4 लाख से ज्यादा है लेकिन रिबेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। 4 लाख अगर कम कर दे तो 775 पे आपको 375 रह जाता है, जिसके अंदर आपको 5% टैक्स रेट लगता है, 18,750 की टैक्स लायबिलिटी आती है, जिसके लिए आपको रिबेट जो है 60,000 तक का मिलता है, तो ये 18,000 टैक्स माफ आप यहाँ पर फॉर्म 121 जमा कर सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट नया है जिसके अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन वालों के लिए नहीं। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट जो है वो 4 लाख से क्रॉस कर गया, चाहे वो डिडक्शन कम करके हो, कुछ भी करके आप हो, लेकिन अगर वो 4 लाख से क्रॉस कर गया यानी 4 लाख 5,000 10,000 हो गया, तो उस केस में और फिर आपने डिडक्शन का बेनिफिट भी ले लिया, 30-40,000 रुपया आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया, जो भी ले लिया, 4 लाख से आप कम आ गए, तो आप यहां पर जो है फायदा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपको यहां पर फॉर्म 121 नहीं भरने दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 121 अगर आप गलत तरीके से भरते हैं तो इसके लिए आप पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन लगाया जाएगा। 25 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी हुई तो उस केस में यहां पर जो सेक्शन जारी किया गया 482, जिसके अंदर आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 25 लाख से कम का टैक्स इवेजन है तो यहां पर आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो अगर आप गलत फॉल्स स्टेटमेंट देंगे तो आप पर प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है, और आपको टैक्स लायबिलिटी जो है वो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा जाएगा, आपसे ब्याज, आपसे पेनल्टियां, सारी चीजें वसूली जाएगी। तो कभी भी यहां पर फॉर्म 121 गलत ना जमा करें, कंडीशन जो है वो आपको सभी पता होनी चाहिए। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्म 121 के अंदर कई सारे नए नए बदलाव किए गए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले यहाँ पर रेसिडेंट ही फाइल कराते थे, ये फॉर्म 15 या 15G 15H, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब अगर आप एनआरआई है तो आप 121 बिलो 60 के लिए फाइल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। पैन कार्ड यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी है। पहले यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों चलता था, लेकिन अब मैंडेटरी रहेगा आपके लिए पैन कार्ड। बिना पैन कार्ड के ये फॉर्म आप जमा नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आपको 2 साल की ITR का भी डिटेल यहाँ पर देना होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, कितने
कितनी आपकी इनकम है, तो लास्ट 2 साल की फाइल्ड ITR की भी डिटेल आपको इस फॉर्म के अंदर देनी होगी। अब कंपनी और फर्म भी ये फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हैं। पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद कंपनी है, फर्म है, वो भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ये ब्याज के लिए फॉर्म दे रहे हैं, तो अगर आप PF विड्रॉल करवाना चाहते हैं, LIC मैच्योरिटी है, डिविडेंड अगर आपको आ रहा है कंपनियों से, डोमेस्टिक कंपनियों से, म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है, इनकम आ रही है, बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने निवेश किया है जहां से आपको ब्याज आ रहा है, तो उसके लिए भी अब आप यहां पर फॉर्म 121 जो है वो यहां पर जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर सभी इनकम को मिलाकर आपको देखा जाएगा, सभी टोटल जितने भी फॉर्म आपने पूरे साल में भरे हैं उसकी जानकारी भी आपको इस फॉर्म में देनी होगी। और अगर आपकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है 4 लाख से ज्यादा हुई, तो उस केस में आप ये फॉर्म जमा नहीं कर सकते। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब प्रीफिल्ड डाटा जो है वो आपका सीधा डायरेक्टली जो है इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो इस फॉर्म के अंदर पकड़ लेगा। कुछ जानकारी जैसे बेसिक डिटेल जो है, जैसे कि आपका पैन हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सारा प्रीफिल्ड डाटा यहां पर आ जाएगा। आपको यहां पर जो या फिर आपके ITR जो है वो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पर आ जाएगा, कितनी क्या इनकम है वो भी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। आपको सिर्फ कितनी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है उतना देना है डिटेल, कितने और नए फॉर्म आपने कहीं कहां भरे हैं वो आपको जानकारी देनी होगी, और आपको टोटल इनकम बतानी होगी, सिर्फ इतनी डिटेल डालनी होगी। बाकी की सारी जो प्रीफिल्ड डाटा है वो सरकार द्वारा यहां पर ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, आपको सारी डिटेल ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सरकार ने यह नया फॉर्म लेकर आई है जिसके अंदर कई सारे बदलाव चेंजेस किए हैं। इसकी लिमिट एग्जांपल हमने समझा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 4 लाख का फायदा आपको मिलेगा, 12 लाख का फायदा बेनिफिट अब आपके लिए नहीं है। अच्छा, ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ TDS काटने पे है। अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी होती है 12 लाख तक, तो फायदा आपको पूरा मिलेगा। यहां पर आपको 60,000 का टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन भी क्यों ना है। दोस्तों, आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।